विद्यार्थियों, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रकाश का अध्यारोपण, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार किसी माध्यम में जब दो तरंगें एक साथ प्रवेश करती हैं तो माध्यम के कणों का जो परिणामी विस्थापन है प्रत्येक तरंग के कारण पृथक पृथक विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। और ये जो परिणामी विस्थापन का मान है ये उन तरंगों के आयाम पर, आवृत्ति पर, कलांतर पर और तरंग संचरण की दिशा, इन चारों बातों पर प्रमुख रूप से निर्भर करता है। इसमें अध्यारोपण सिद्धांत पर आधारित जो सबसे पहली घटना है वो है प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। यहाँ जो शर्तें हैं वो इस प्रकार हैं कि दोनों प्रकाश तरंगों की आवृत्ति समान होनी चाहिए, उनके आयाम लगभग बराबर होने चाहिए और तरंगों के मध्य कलांतर नियत रहना चाहिए। और ऐसी जब दो तरंगें एक साथ किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हैं तो ये अध्यारोपण की घटना के फलस्वरूप किन्हीं स्थानों पर तरंगों का आयाम जुड़ जाता है और किन्हीं स्थानों पर आयाम घट जाता है, जिसके कारण परिणामी तीव्रता में कहीं उच्च हो जाती है और कहीं परिणामी तीव्रता कम हो जाती है। यह घटना प्रकाश का व्यतिकरण कहलाती है। व्यतिकरण की ये शर्तें कहलाती हैं। व्यतिकरण की शर्तें सबसे पहली है दोनों तरंगों की आवृत्ति समान होनी चाहिए, तरंगों का आयाम लगभग या पूर्णतः समान होना चाहिए। विद्यार्थियों, आयाम पूर्णतः समान होगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि जब आयामों का अंतर होगा तो परिणामी आयाम 0 होगा, तीव्रता 0 होगी और वहां उस स्थान पर पूर्णतः अंधेरा हमें दिखाई पड़ेगा। और दोनों तरंगों के मध्य कलांतर नियत होना चाहिए। दोनों तरंगें एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए और यदि प्रकाश ध्रुवित हो तो ध्रुवित प्रकाश की स्थिति में ध्रुवित प्रकाश होने पर तरंगों के ध्रुवण की अवस्था भी समान होनी चाहिए। ये प्रमुख शर्तें हैं प्रकाश के व्यतिकरण को प्राप्त करने के बारे में। अब हम पढ़ते हैं व्यतिकरण के प्रकार। व्यतिकरण के प्रकार दो प्रकार हैं। एक है संपोषी व्यतिकरण, जिसे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे, और दूसरा प्रकार है
विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सबसे पहले समझते हैं संपोषी व्यतिकरण के बारे में। संपोषी व्यतिकरण हमें कब प्राप्त होता है? जब दोनों तरंगों के मध्य दोनों तरंगे समान कला में हो। जब दोनों तरंगे समान कला में हो तब हम पाते हैं कि आयाम जुड़ जाता है और तीव्रता उच्च हो जाती है। चित्र से समझना चाहें, ये प्रकाश तरंग है, कोई तरंग नंबर 1, ये दूसरी है, ये प्रकाश तरंग सेकंड। इनमें अध्यारोपण होता है और जो परिणामी तरंग प्राप्त होती है वो कुछ इस तरह की प्राप्त होती है। जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, पहले की तुलना में आयाम बढ़ चुका है। यदि इस तरंग का आयाम हम A1 माने, दूसरी तरंग का आयाम A2 माने, तो यहाँ जो परिणामी आयाम है वो A1 प्लस A2 होगा। ये परिणामी तरंग को प्रदर्शित करेगा। तो संपोषी व्यतिकरण की शर्त रही कि दोनों तरंगें समान कला में होनी चाहिए। दूसरा प्रकार है विनाशी व्यतिकरण। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसे चित्र से समझना चाहें, यहां आप देखेंगे दोनों तरंगों की जो कला है वो विपरीत होगी। चित्र से पता लग जाएगा। देखिए, ये कोई एक तरंग है, तरंग नंबर 1, और ये लीजिए दूसरी। जहां इसका आयाम अधिकतम है वहां तरंग नंबर 2 का आयाम न्यूनतम। ये विपरीत कला में है। जब इनका अध्यारोपण होगा तो परिणामी तरंग जितना आयाम पॉजिटिव है प्रथम तरंग का, उतना ही दूसरी तरंग का नेगेटिव है। जहां प्रथम तरंग का नेगेटिव है उतना ही द्वितीय तरंग का पॉजिटिव है। तो इनका जो योग है हर स्थान पर वो 0 आएगा। तो ये कहलाएगी परिणामी तरंग। आयामों का अंतर हो जाता है और इस स्थिति में परिणामी आयाम 0 है। तो ये विनाशी व्यतिकरण का प्रदर्शन है। इसके बाद लेते हैं कि कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं। देखिए, कला संबद्ध स्रोत, कोहेरेंट सोर्सेज। कला संबद्ध स्रोत समझने से पहले हमें जानना होगा कि किसी भी स्रोत से प्रकाश का उत्सर्जन किन स्थितियों में होता है। प्रकाश उत्सर्जन का कारण है परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉनों का उच्च कक्षा में जाकर वापस निम्न कक्षा में लौटना।
जब परमाणु उत्तेजित होता है, इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा में जाता है, तो वहां लगभग 10⁻⁻⁸ सेकंड ठहरता है और वापस लौटने के दौरान, वापस लौटने का जो समय है, अंतराल है, वो 10⁻⁻10 सेकंड। वापस लौटने के दौरान एक प्रकाश स्पंद उत्पन्न करता है। इसे हम हिंदी में कहते हैं प्रकाश स्पंद, इंग्लिश में कहते हैं पल्स। तो एक प्रकाश का एक स्पंद उत्पन्न वो करता है। इस प्रकाश उत्सर्जन की प्रक्रिया में करोड़ों परमाणु भाग लेते हैं। कब कौन सा परमाणु उत्तेजित अवस्था में जाएगा और उसके द्वारा स्पंद, प्रकाश स्पंद निकलेगा, ये एक प्रायिकता पर आधारित घटना है। ये एक यादृच्छिक घटना है। और अगर हमारे पास दो स्वतंत्र प्रकाश के स्रोत हों तो कब किस परमाणु के इलेक्ट्रॉन के उत्तेजित अवस्था से निम्न अवस्था में आने पर प्रकाश स्पंद उत्पन्न हुई है और दूसरे स्रोत से किस परमाणु के उच्च कक्ष से निम्न कक्ष में आने पर स्पंद उत्पन्न हुई है, उनमें कोई आपस में तारतम्य नहीं रहता है। और अगर ऐसे दो स्रोतों से हम परिणामी प्रतिरूप देखेंगे तो किसी एक स्थान विशेष पर ही किसी समय तो संपोषी व्यतिकरण की शर्त का पालन हो जाएगा और अगले ही क्षण विनाशी व्यतिकरण की शर्त का पालन हो सकता है। तो एक ही स्थान पर तीव्रता में लगातार परिवर्तन होने से वो इतना तेज होगा कि वो आंखें हमारा उसका अंतर भी नहीं कर पाएंगी। तो हमें एक समान चमक दिखाई देगी, एक समान प्रदीप्ति दिखाई देगी, कोई व्यतिकरण की घटना होना संभव नहीं है। तो इस प्रकार अगर हम दो प्रकाश स्रोत लें और दो प्रकाश स्रोत अलग अलग हों तो उनका कला संबंध होना संभव नहीं है। कला संबंध प्रकाश स्रोत तभी संभव है जब हम किसी एक ही स्रोत को दो स्रोतों में बांटें। यानी एक स्पंद भी अगर उत्पन्न हो रही है तो वो स्पंद दो भागों में बट जाएगी, तो उन दोनों में आपस में इस तरह का तालमेल रहेगा कि वो एक साथ उच्च तीव्रता या एक साथ निम्न तीव्रता दोनों स्थानों पर दिखाएंगे और वो कला संबद्ध स्रोत कहलाएंगे। कला संबद्ध स्रोत की जो परिभाषा है वो ये है कि ऐसे स्रोत जिनसे उत्पन्न तरंगों के मध्य कलांतर समय के साथ नियत रहता है। यानी कलांतर में उतार चढ़ाव नहीं होता, कलांतर में परिवर्तन नहीं होता है, वो कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। इसके बाद लीजिएगा कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करने की विधियां। कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करने की विधियां। इन विधियों का प्रमुख सिद्धांत यही है कि किसी एक स्रोत को दो स्रोतों में बांटना है। पहली विधि है तरंगाग्र विभाजन द्वारा और दूसरी विधि है आयाम विभाजन द्वारा एक ही स्रोत को दो स्रोतों में बांट दिया जाता है। तरंगाग्र विभाजन द्वारा कला संबंध प्राप्त करने, स्रोत प्राप्त करने की जो विधि है उसे हम यंग द्विछिद्र प्रयोग नाम से भी जानते हैं। ये कहलाता है यंग का द्विछिद्र या द्विस्लिट प्रयोग।
यंग ही वह प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने व्यतिकरण को प्रायोगिक तौर पर प्रदर्शित करके दिखाया था। ये घटना है 1801 की, काफी पुरानी है। क्या किया है, एक स्रोत लिया है, प्रकाश स्रोत के रूप में यहाँ बिंदु स्रोत लिया है। इसके सामने एक गत्ता रख दिया है और इस गत्ते में महीन छिद्र है। ये गत्ता है L, इसका नाम है, और ये महीन छिद्र है। इसके आगे एक और गत्ता रख दिया है, इसमें 2 महीन छिद्र हैं जैसा आप देख रहे हैं। इस छिद्र को हमने S नाम दिया है, इसको S1, इसको S2, और ये इस तरह से रखे गए हैं गत्ता, ये M गत्ता है कि S1 दूरी और S2 दूरी बराबर रहे। और फिर कुछ अधिक दूरी पर हम यहाँ एक और गत्ता रखते हैं जिसे हम पर्दा कहते हैं। ये पर्दा N है जिस पर हम व्यतिकरण प्रतिरूप देखना चाहेंगे। जो ये स्रोत S है, S से तरंगे निकलेंगी और किसी निश्चित क्षण पर समान कलाओं के बिंदुओं के बिंदु पथ को तरंगाग्र कहते हैं। जैसा हम जानते हैं बिंदु स्रोत के कारण जो तरंगाग्र होते हैं वो गोलीय तरंगाग्र होते हैं। तो इस तरह से हमें गोलीय तरंगाग्र प्राप्त हो। ये एक तो डॉटेड हमने कुछ अर्धवृत्त बनाया है, ये सॉलिड लाइन से बनाया है। जो डॉटेड बनाया है ये वो स्थान है जहां तरंग के गर्त हैं, और ये सॉलिड लाइन वो स्थान है जहां तरंगों के कारण सुरंग है। अगर आप चाहें तो इसको हम इस तरह समझा सकते हैं, इस तरह से। ये जैसे तरंग स्वरूप है तो ये इसका निम्न बिंदु है और ये उच्चतम बिंदु है। जैसे यहां से और तरंग निकली तो ये इसका निम्न बिंदु है और ये इसका उच्च बिंदु है। तो ये सुरंग और गर्तों की श्रृंखलाएं चलती रहती हैं। अब जैसे ही ये गोलीय तरंगाग्र ये जो चल रहा है आगे लगातार बढ़ रहा है, S1 और S2 पर पहुंचेगा तो S1 और S2 द्वितीयक तरंगिकाओं के स्रोत की भांति कार्य करने लगेंगे और यहां से पुनः नवीन द्वितीयक तरंगाग्र उत्पन्न होंगे। इस तरह से आप प्रकाल से भी इनको बना सकते हैं, अच्छे चित्र बनेंगे। इस प्रकार से सॉलिड लाइन सुरंगों को व्यक्त कर रही है और जो डॉटेड लाइन है वो गर्त वाले बिंदुओं को प्रदर्शित कर रही है। इस प्रकार अब हम उन बिंदुओं को सेलेक्ट करते हैं जहां सुरंग से सुरंग मिल रहा है, गर्त से गर्त मिल रहा है। ये सुरंग से सुरंग मिल रहा है, यहाँ गर्त से गर्त मिल रहा है, यहाँ सुरंग से सुरंग मिल रहा है। यानी सॉलिड लाइन से सॉलिड मिले तो सुरंग से सुरंग का मिलना, और डॉटेड लाइन का डॉटेड लाइन से मिलना, गर्त से गर्त का मिलना कहलाता है। तो इस सीध में हमें मिलेगी ब्राइट फ्रिंज, चमकीली फ्रिंज की हमें प्राप्ति होगी, उच्च तीव्रता की फ्रिंज मिलेगी। वह स्थान जहां एक तरंग के कारण सुरंग और दूसरे के कारण गर्त मिलते हैं, जैसे ये वाले स्थान सॉलिड लाइन और डॉटेड लाइन, इनको मिलाते हुए अगर हम आगे बढ़े तो पर्दे पर ये जहां भी मिलेंगे यहां मिलेगी डार्क फ्रिंज। इसी प्रकार यहां देखिए, ये इनको मिलाते हुए आगे बढ़ाएं तो ये डार्क फ्रिंज मिलेगी।
तो ये क्रम से ब्राइट और डार्क फ्रिंजें प्राप्त होंगी, जिन्हें हम दीप्त या प्रदीप्त और अदीप्त फ्रिंजें कहते हैं। और पर्दे पर अगर इस प्रतिरूप को देखेंगे तो ये कुछ इस तरह मिलेगा। ये तो मध्य वाली प्रदीप्त फ्रिंज मानिएगा। ये इसके ऊपर काली काली फ्रिंजें हैं ऊपर और नीचे, ये वाली पूरी तरह काली की जा सकती है, ये काली फ्रिंजें हैं। ये काली फ्रिंजें हैं। ये डार्क डार्क ब्राइट, फिर इसके ऊपर ये ब्राइट, फिर यहाँ ब्राइट और फिर और आगे डार्क। ये क्रम चलता रहता है और आगे हम जाकर देखेंगे कि ये काली फ्रिंजें और चमकीली फ्रिंजें, इनकी चौड़ाई भी आपस में बराबर होती है। तो ये यंग के द्वैसलिट प्रयोग से हम प्रकाश के व्यतिकरण की घटना को प्रायोगिक तौर पर समझा सकते हैं। बाकी और समझेंगे।